हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। आप देख रहे हैं सिनेमा का दोपहर 12 बजे आने वाला स्पेशल मैटनी शो। आज के हमारे सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है, जहां हम बात करते हैं सिनेमा से जुड़े उन टॉपिक्स की जो चर्चाओं में है, जिनका बज़ बना हुआ है। सिनेमा के करंट हॉट टॉपिक पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे खुद सिनेमा की। अच्छे सिनेमा तक जाने का क्या रास्ता है, समकालीन से क्लासिक की ओर। आज के समय के उन फिल्म मेकर्स को एक्सप्लोर करना जो लगातार सेट रूल्स को पीछे धकेलते रहते हैं, जो मानते हैं कि सिनेमा एक लगातार इवॉल्व होता मीडियम है, इसीलिए कभी उनका काम पुराना नहीं लगता। जिनका काम इंस्पायर करता है, हैरान करता है। आज के समय में अपने सिनेमा से दर्शकों को सम्मोहित करने वाले फिल्म मेकर्स में से एक हैं क्रिस्टोफर नोलन। वो क्रिस्टोफर नोलन जिनकी फिल्मों में समय खुद एक किरदार बना दिखाई देता है। वो क्रिस्टोफर नोलन जो सुपर हीरो फिल्म बनाने पर आए तो ऐसी फिल्म बनाते हैं कि बच्चों से ज्यादा वो बड़ों के लिए रेलेवेंट हो। हमेशा नोलन की फिल्म आने के बाद ये एंटिसिपेशन बढ़ जाता है कि अब ये आगे क्या करने वाले हैं, कहां जाकर रुकेंगे। उनकी आखिरी फिल्म थी टेनेट, जो टाइम इन्वर्जन पर बेस्ड थी। समय को उल्टा चलाने के बाद देखने लायक था कि नोलन का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, और अब उसका भी जवाब मिल गया है। हाल ही में नोलन की अगली फिल्म से जुड़े कुछ अपडेट्स सामने आए हैं, जो किसी को भी उनकी नई फिल्म के लिए एक्साइटेड करने के लिए काफी होंगे। जानते हैं उनके नए प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्या है जिसे हर सिने प्रेमी बिना मिस किए देखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपके लिए तमाम जानकारी खोज लाए हैं हमारे साथी यमन। सब हेड देखकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ मुगल और गैर मुगल हिस्ट्री की बातें हो रही हैं। ये नोलन की फिल्म है, कोई ट्विटर डिबेट नहीं। खैर, अपने नए प्रोजेक्ट से पहले भी नोलन हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। 2017 में आई फिल्म डंकर्क के जरिए क्या कमाल की एडिटिंग और साउंड डिजाइन थी यार फिल्म की। डंकर्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स पर आधारित थी। उनकी नई फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से टेक ऑफ करती है ऐसे नरसंहार की ओर जिसने मानवता को डराया भी और शर्मसार भी किया। फिल्म पर बात करने से पहले एक शख्स के बारे में जानना जरूरी है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनका नाम गूगल करने पर सबसे पहले उनका कहा भगवत गीता वाला कोट सामने आता है। नाउ आई हैव बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स। 16 जुलाई 1945 का दिन था। अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक ग्रुप न्यू मेक्सिको में एक टेस्ट करने जा रहा था, दुनिया के पहले सफल एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन का टेस्ट। इसे गुप्त रूप से किया जा रहा था, प्रोजेक्ट की डिटेल बाहर न लीक हो जाए, इसलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से इसे चलाया जा रहा था। इस पूरी इक्वेशन में ओपेनहाइमर फिट हुए टेस्टिंग से ठीक 3 साल पहले। ओपेनहाइमर एक अमेरिकी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने 1942 में कॉन्टैक्ट किया अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए, जो आगे चलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहलाया। अपने इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिकी सरकार एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करना चाहती थी, ताकि अगर दूसरे विश्व युद्ध में उनकी स्थिति डगमगाने लगे तो उनके पास एक छुपा इक्का जरूर हो। प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका के विभिन्न स्टेट्स में सीक्रेट लैब्स बनाई गई। इन्हीं में से एक लैब थी न्यू मैक्सिको की लॉस अल्मोस लैबोरेटरी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर ने फिजिक्स की फील्ड के बेहतरीन दिमागों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया और एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने पर काम करना शुरू कर दिया। लॉस अल्मोस लैब जो थी अपने प्रोग्राम में सफल रही। ये भी एक वजह है कि ओपेनहाइमर को फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब की संज्ञा दी जाती है। अब फिर से लौटते हैं 16 जुलाई 1945 की तारीख पर। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। हालांकि एलाइड फोर्सेस ने यूरोप में अपनी जीत घोषित कर दी थी, लेकिन जापान ने अभी तक उनके सामने घुटने नहीं टिकाए थे। जैसा अमेरिका चाहता था वैसा भी हुआ। जापान ने फिर घुटने टेक दिए, लेकिन पहली एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग के करीब 1.5 महीने बाद और बड़ी कीमत चुकाने के बाद, जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहली बार लॉस अल्मोस लैब के अंदर से आसमान में दूसरा सूरज फटता देखा, तो वो समझ गए कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। टेस्टिंग के अनुभव को याद करते उन्होंने आगे बताया कि उनके कुछ साथी सफल परीक्षण देख खुश हुए, कुछ रोने लगे, ज्यादातर के चेहरों पर खामोशी पसरी हुई थी। उसी दौरान ओपेनहाइमर को भगवत गीता की वो लाइन याद आई थी। ओपेनहाइमर का कथन सत्य साबित हुआ कि 16 जुलाई 1945 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। इसका नमूना दुनिया ने उसी 6 अगस्त को देख लिया, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसकी बदौलत 90% शहर का सफाया हो गया। करीब 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अमेरिका सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के बाद भी ठीक वैसा ही हमला जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी किया, जहां 40,000 लोग मारे गए और आगे चलकर लाखों एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशन के शिकार होकर मारे गए।
इतनी भारी क्षति झेल चुके जापान ने समर्पण किया। अमेरिका विजयी रहा, लेकिन किस कीमत पर? जब जापान पर हुई भयावह त्रासदी की खबर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों के पास पहुंची तो वे खुद से सवाल करने लगे कि उन्होंने कैसे राक्षस को जन्म दे दिया। ऐसे ही सवाल लेकर ओपेनहाइमर तब के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैरी एस ट्रूमन के पास पहुंचे। वो चाहते थे कि परमाणु हथियारों को अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल के तहत लाया जाए। ऑस्ट्रेलियन लेखक और इतिहासकार पॉल हैम अपनी किताब हिरोशिमा नागासाकी द रियल स्टोरी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग्स एंड देयर आफ्टरमैथ में बताते हैं कि ट्रूमन ने ओपेनहाइमर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। ओपेनहाइमर ने कहा कि वो इसके बाद में कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हाथ लाखों लोगों के खून से सने हैं। इस पर ट्रूमन ने जवाब दिया कि खून मेरे हाथों पर भी है, मुझे इसकी चिंता करने दो। इतना कहकर उन्होंने ओपेनहाइमर को धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। बताया जाता है कि ओपेनहाइमर को भविष्य के गर्भ में पल रही संभावना का डर था, वो संभावना जहां परमाणु हथियारों से जंग लड़ी जाएगी। ओपेनहाइमर सुनिश्चित करना चाहते थे कि ऐसा भविष्य कभी न आए। इसीलिए जब 1949 में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन हाइड्रोजन बॉम्ब विकसित करने की कोशिश कर रहा था तो ओपेनहाइमर ने उन्हें अप्रोच किया, दरख्वास्त की कि कमीशन ऐसा कदम ना उठाए। यहां बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों का सारा जिम्मा मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जगह यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हाथों में आ चुका था। कमीशन ने ओपेनहाइमर की बात नहीं मानी, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया भी और उसे 1952 में टेस्ट भी किया। इस दौरान ओपेनहाइमर लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध भी करते रहे थे। काल या प्रांत कोई भी हो, सरकार के खिलाफ किए विरोध की कीमत चुकानी पड़ती है। ओपेनहाइमर ने भी चुकाई। उस समय में अमेरिकी सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा को कुचलने पर तुली थी, इसलिए जिस भी इंसान का किसी कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले इंसान या संस्था से कोई भी लिंक मिल जाता, फिर उसका जीना दुश्वार कर देती। मतलब उस समय किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका था कि उसे कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर दो। ओपेनहाइमर के साथ भी सरकार ने यही किया, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सरकार के इस लांछन का बोझ ओपेनहाइमर अपनी मृत्यु के समय तक उठाते रहे, जब लोग उनकी मृत्यु के बाद तक उन्हें सोवियत संघ का जासूस समझते थे। क्या ओपेनहाइमर वो शैतान थे जिसने इतने विनाशकारी राक्षस को जन्म दिया, या फिर वो इंसान थे जो समझ चुका था कि उसकी रचना इस दुनिया का क्या कर सकती है? नोलन अपनी नई फिल्म में ओपेनहाइमर की कहानी लाने जा रहे हैं। फिल्म ओपेनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाले दिनों से ही शुरू होगी और दिखाएगी कि कैसे उन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया। नोलन ने खुद ही फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 2022 के शुरुआती महीनों में शुरू की जा सकती है। नोलन ओपेनहाइमर को कैसे पोर्ट्रे करेंगे, ये देखने लायक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नोलन ने किलियन मर्फी को फिल्म में एक मेजर रोल ऑफर किया है। जो लोग नोलन की फिल्में क्लोजली फॉलो नहीं करते, वो किलियन को पीकी ब्लाइंडर्स के थॉमस शेल्बी के तौर पर पहचानते हैं। बाकी नोलन की फिल्में देखने वाले किलियन को बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट राइजेस, इंसेप्शन और डंकर्क जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। नोलन की ये फिल्म आने से पहले ही इतनी भयंकर चर्चा में क्यों है, अब इसकी दूसरी वजह बताते हैं। 2002 में नोलन की फिल्म आई थी इंसोम्निया। उसके बाद आई उनकी फिल्मों में एक चीज कॉमन तौर पर देखने को मिली कि उनकी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स था। 2020 में आई उनकी आखिरी फिल्म टेनेट को भी वार्नर ब्रदर्स ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। वार्नर ब्रदर्स ने नोलन की प्रेस्टीज, इंसेप्शन से लेकर बैटमैन सीरीज भी डिस्ट्रीब्यूट की। वो बैटमैन सीरीज जिसे निर्विवाद रूप से बेस्ट लाइव एक्शन सुपर हीरो फिल्मों में गिना जाता है। वार्नर ब्रदर्स और नोलन के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी ये पार्टनरशिप मजबूती से चलती रही। लेकिन अब नोलन फैंस के लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि नोलन और वार्नर ब्रदर्स अलग हो रहे हैं। 19 साल लंबी चली साझेदारी तोड़ रहे हैं। ओपेनहाइमर पर बनी फिल्म को यूनिवर्सल पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नोलन की सारी शर्तों से यूनिवर्सल को कोई आपत्ति नहीं। वो चाहते हैं कि फिल्म का क्रिएटिव कंट्रोल उनके हाथ में रहे। यूनिवर्सल मान गया है। वो $100 मिलियन के बजट के साथ ओपेनहाइमर की कहानी दिखाना चाहते हैं, यानी करीब 730 करोड़ रुपए। यूनिवर्सल को खुला खर्च करने से भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आती है नोलन की सबसे जरूरी शर्त। वो चाहते हैं कि फिल्म को एक्सक्लूसिव तौर पर थिएटर्स पर ही रिलीज किया जाए, वो भी 45 दिनों की विंडो के साथ ही। यानी रिलीज के 45 दिनों के अंदर स्टूडियो फिल्म को थिएटर से नहीं हटवा सकता। ये शर्त रखने की वजह थी ओटीटी प्लेटफॉर्म। पैंडेमिक में नुकसान से बचने के लिए स्टूडियोज कुछ दिनों में ही अपनी फिल्म को थिएटर से समेट देते हैं, जिसके बाद उसे तुरंत स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज कर दिया जाता है। नोलन नहीं चाहते कि उनकी फिल्म के साथ ऐसा हो, इसलिए वो अपनी फिल्म को सबसे पहले स्क्रीन करने का अधिकार थिएटर्स को ही देना चाहते हैं। डेडलाइन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सल ने उनकी शर्तें भी मान ली हैं।
ऐसा नहीं था कि वार्नर ब्रदर्स से अलग होने के बाद नोलन ने सीधा यूनिवर्सल का रुख कर लिया हो। बताया जा रहा है कि नोलन की टीम सोनी, MGM और पैरामाउंट जैसे बड़े स्टूडियोज के साथ भी बातचीत कर रही थी। स्टूडियो से किसी एग्जीक्यूटिव को नोलन के ऑफिस बुलाकर स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती ताकि कहानी लीक होने का रिस्क ना हो। ज्यादातर स्टूडियोज को लगा कि ओपेनहाइमर की कहानी कमर्शियल स्केल पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट को बैक करने से मना कर दिया। लेकिन फैंस को एक सवाल अब तक तंग कर रहा है कि नोलन आखिर वार्नर ब्रदर्स से अलग क्यों हो गए, उस स्टूडियो से जिसने इतनी बड़ी और कामयाब फिल्मों को बैक किया। नोलन और वार्नर ब्रदर्स के रिश्ते में पड़ी खींचतान की 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली थी टेनेट। नोलन चाहते थे कि टेनेट को सितंबर में रिलीज किया जाए। स्टूडियो ये मानने को तैयार नहीं हुआ। स्टूडियो का मानना था कि उस वक्त तक अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे और वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी तेजी से काम नहीं कर रही थी। नोलन और वार्नर ब्रदर्स में टेनेट की रिलीज डेट तय करने पर खींचतान चलती रही, जिसके बाद वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म को 4 दिसंबर को अमेरिका के थिएटर्स में उतारा। फिल्म का बिजनेस सही रहा, फिर भी इसे नोलन की सफल फिल्मों में नहीं गिना जाता। कारण था कि फिल्म की रिलीज के बाद वार्नर ब्रदर्स को करीब $50 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना पैंडेमिक की सीरियसनेस भांपते हुए वार्नर ब्रदर्स ने बड़ी फिल्मों से दूरी बनाना बेहतर समझा। अपना ध्यान अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस HBO Max की ओर खींचने का सोचा और अनाउंस कर डाला कि वो 2021 की अपनी फिल्में स्टूडियो के साथ साथ HBO Max पर भी रिलीज करेंगे। स्टूडियो के इस फैसले पर आए नोलन के बयान ने इस बात को पुख्ता कर दिया कि वो ज्यादा दिन वार्नर ब्रदर्स के साथ नहीं रहने वाले। नोलन ने कहा, हमारी इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े फिल्म मेकर्स और सबसे अहम स्टार्स रात को सोने जाते हैं ये सोचकर कि वो सबसे महानतम मूवी स्टूडियो के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उठने पर पता चलता है कि वो सबसे घटिया स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए काम कर रहे थे। नोलन इकलौते फिल्म मेकर नहीं जिन्होंने वार्नर ब्रदर्स की अपनी फिल्मों को डायरेक्ट स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज करने के फैसले पर नाराजगी जताई हो। डेनी विल्लेनव की फिल्म ड्यून को वार्नर ब्रदर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। जब डेनी को पता चला कि उनकी फिल्म थिएटर्स के साथ साथ HBO Max पर भी रिलीज होगी तो वो भड़क उठे। उन्होंने वैरायटी के लिए लिखे कॉलम में HBO Max के लॉन्च को एक फेलियर बताया और कहा कि वार्नर ब्रदर्स बस किसी भी तरह ऑडियंस का ध्यान अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस की ओर खींचना चाहता है। नोलन की फिल्में रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से लबरेज रहती हैं। उनकी फिल्मों को देखने का असली मजा थिएटर्स पर ही है। सब कुछ सही रहा तो ओपेनहाइमर पर बनने वाली उनकी फिल्म की शूटिंग अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि फिल्म को 2023 के एंड तक या 2024 के शुरुआत में रिलीज करने का प्लान है। नोलन के इस नए प्रोजेक्ट से जुड़े जो भी अहम अपडेट्स आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।